दिस इज होस्ट्रा, दिस इज होस्ट्रा। ओके, दिस इज होस्ट्रा। ये आउट पाउचिंग ही क्या है, होस्ट्रा। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और वाटर भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बारे में मैंने जैसे कि आपको बताया है कि द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू। टिश्यू कह दो या सेल कह दो, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। तो सेल्स के अंदर ये फाइनली जाते हैं विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। देखिए इस बात को समझिए डिटेल में। वहां पे क्या होगा, उनका रेस्पिरेशन होगा। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या बनेगा, हमें एटीपी मिलेगा। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग होगी हमारी, न्यूट्रिशन मिलेगा, सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसे ही एसिमिलेशन कहते हैं। इजेशन या डेफिकेशन क्या है, एलिमिनेटेड ऑफ फीसेज, मतलब फीसेज मतलब अनडाइजेस्टेड मटेरियल को फीसेज कहते हैं। फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड इजेशन या डेफिकेशन। दोनों नाम आपको ध्यान रख लेने हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नीट पर्पज कि स्टेरकोबिलिन और यूरोबिलिन जो हैं फीसेज को कलर प्रोवाइड कराते हैं। ओके, ये तो बात हुई फीसेज की। लेकिन अगर मैं बात करूं यूरिन की, यूरिन में कलर प्रोवाइड कराता है यूरोक्रोम। ओके, ये आपको ध्यान रखना है और जब मैं एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां भी ये क्लियर हो जाएगा। देखिए अब डिजीज की बात करना चाहूंगा मैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज फर्स्ट आ रही है एनोरेक्सिया, लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख नहीं लग रही, भूख की कमी। ओके, ये किसके थ्रू हो सकती है भूख की कमी, कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन कंडीशन भी हो सकती है, डिप्रेशन कंडीशन में भूख नहीं लगती या भूख ज़्यादा लगती है। ठीक है, या फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, लग गई चोट वोट लग गई तो भी उसकी भूख में कमी हो जाती है। ठीक है, ऑपरेशन हुआ उसको भूख कैसे लगेगी, उसके तो जो है ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती रहती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, नोजिया या वोमिटिंग। देखिए दोनों में डिफरेंस है, वो समझ लेना है। नोजिया जो है अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ वोमिटिंग, मतलब कि जैसे जी घबराना, जी मचलना, ये होगा नोजिया। लेकिन इसमें अनप्लीजेंट मतलब अजीब सी घबराहट होगी, वोमिटिंग नहीं होगी। वोमिटिंग के अंदर तो फोर्सफुली एक्सपल्शन हो जाएगा, मतलब कि वोमिटिंग में तो जो स्टोमक से जो कायम है, स्टोमक के अंदर क्या रहेगा, कायम, स्टोमक के अंदर रहेगा कायम। जो ये है कायम, ये बाहर हो जाएगा, इसे ही क्या बोलेंगे, वोमिटिंग। जो इंडिस लीवर इज अफेक्टेड, स्किन स्क्लेरा पार्ट ऑफ आई येलो हो जाती है, डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट बिलरुबिन। नीट लगा रहा हूँ, जहाँ नीट लगा रहा हूँ वहाँ पे तो फोकस करना ही है आपको। बिलरुबिन की वजह से जो है येलो कलर हो जाता है। आप स्किन स्क्लेरा वगैरह, स्क्लेरा मैं बता देता हूँ, ये हमारी जो आँख होती है, बीच में आपको ब्लैक पार्ट दिखता है, ये आइरिस होता है। ठीक है, और जो वाइट पार्ट होता है, ये वाइट पार्ट होता है, यही कहलाता है स्क्लेरा। ओके, चलिए तो गोल ब्लेडर की बात करूं तो बाइल डक्ट गेट ब्लॉक्ड और नैरो एंड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन गोल ब्लेडर। देखिए गोल ब्लेडर से रिलेटेड डिजीज है ये। इसमें क्या होगा कि ब्लॉक हो जाएगी, किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल, और नैरो भी हो जाएगी, मतलब कि ब्लॉक भी हो सकती है और सक्रिय भी हो सकती है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से। ओके, जैसे ये मान लो कि बाइल डक्ट है, तो कोलेस्ट्रॉल जैसे ये जो इसकी लेयर है, ये धीरे 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 इनमें कोलेस्ट्रॉल जो है डिपॉजिट होता रहेगा और ये नैरो ऐसे कोलेस्ट्रॉल की वजह से ऐसे बड़ी होती रहेगी लेयर, और यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहेगा, इधर भी जमा होता रहेगा, और ये पार्ट जो है क्या हो जाएगा, नैरो। ठीक है, हिमेरोइड्स या इसे हम बोल देते हैं पाइल्स। ठीक है, इसमें जो है पेनफुल डेफिकेशन होगा और ब्लीडिंग भी होती है। किसकी वजह से हो जाता है ये, जो लोकल वेंस होती है उनका एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाता है तो पीसेस जो है पास आउट होगा। अब फेसेस जो पास आउट होगा उसकी वजह से रप्चर हो जाएगी, क्या, वेंस रप्चर हो जाएगी, उसकी वजह से जो है
रप्चर होने की वजह से उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगी और पेनफुल कंडीशन आ जाती है, ऑल्सो कॉल्ड पाइल्स। ओके, तो इसे ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। डायरिया आप सब जानते हैं, द पासेस लूज लिक्विड स्टूल, मतलब कि पानी जैसा जो है स्टूल, इसमें डिस्चार्ज होता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है, फ्रिक्वेंटली या कंटिन्यूसली। इन्फेक्शन जो है रोटावायरस की वजह से होता है और स्ट्रेस की वजह से भी। हम सब जानते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस से रिलेटेड करो, एंजाइटी की वजह से भी जो है डायरिया की कंडीशन आ जाती है, और ये नाम आपको याद रख लेना है, रोटा वायरस की वजह से डायरिया होता है। कॉन्स्टिपेशन, हार्डली एंड ड्राई स्टूल, हम सब जानते हैं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, जिसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है स्टूल को या अनडाइजेस्टेड मटेरियल या फेसेस को बाहर निकालने में, ठीक है। किसकी वजह से हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, और इनएडिक्वेट एंजाइम, मतलब कि एंजाइम जो क्लियरली सीक्रेट नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग से भी हो सकता है, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड या जंक फूड खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये डायरिया और ये कॉन्स्टिपेशन, ये सब जो डिजीज़ है आपको ध्यान रखनी है। ओके, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर नीड पर्पज, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, इससे मतलब होता है मेल न्यूट्रिशन मतलब डिफिशियंसी, यानी कि लो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का कम मिलना। तो इसमें दो डिजीज होती है, ठीक है, मेरेस्मस और क्वाशिकोरकर, क्वाशिकोर। ओके, इसको प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन कॉज्ड बाय नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों की प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ होगी। और देखिए इस बच्चे को, देखिए इसमें फैटी लीवर हो जाता है, देखिए इसका पेट एब्डोमेन जो है एनलार्जमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका लीवर क्या है, फैटी हो चुका है, फैटी लीवर हो जाता है, उसकी वजह से एब्डोमेन जो है बड़ा हो जाता है। सिस्टम एंड इंक्लूड रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ भी इसमें इफेक्टेड होती है, स्किन, हेयर, पिगमेंट, इडीमा एंड फैटी लीवर। ओके, चलिए ये वो सिम्टम्स है। अब मेरेस्मस में क्या है, देखिए आप, मदर मिल्क रिप्लेस टू अर्लियर, मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है इन्फेंट्स को, अगर वो जल्दी ही छुड़ा दें हम, तो ये कंडीशन आ जाती है, उसमें बच्चे के अंदर जो है प्रोटीन और कैलोरीज की कमी हो सकती है। इसके सिम्टम्स देखेंगे, इम्पेयर फिजिकल ग्रोथ, मतलब फिजिकल ग्रोथ उसकी सही नहीं होगी। सब क्यूटेनियस फैट डिसअपियर, मतलब कि हमारी जो लेयर है एपिडर्मिस होती है, उसके बाद क्या रहेगी, हमारे सब क्यूटेनियस लेयर भी आती है, तो उसके अंदर जो फैट है उस वो ख़त्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। भाई उसके अंदर प्रोटीन नहीं रहेगा तो फैट लेयर ऑक्सीडेशन होता रहेगा, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हो के वो लेयर ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए कैसी कंडीशन हो जाती है। इसकी रिप्स भी दिख रही है यहाँ पे, इसकी रिप्स आप देख सकते हो, देखिए रिप्स बिकम वेरी प्रोमोनियंट, मतलब उसमें दिखने लग जाती है, और इसमें वेट लॉस हो जाता है। तो क्वाशियोरकर और मेरेस्मस दोनों डिजीज़ आपको नीट पर्पज़ के हिसाब से ध्यान रखनी है। अब बात करूं मैं विटामिन्स की, विटामिन टू तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल लो क्वांटिटी में चाहिए, ओके, और इनके इफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन है ए, डी, ई के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन में बी पूरा आ गया, बी कॉम्प्लेक्स और सी। ओके, इनको डिटेल में अगली पीपीटी में आने वाला है। तो देखिए एक तरफ लिख रखा है मैंने विटामिन, एक तरफ इनका कॉमन नेम है, एक तरफ है डिफिशियंसी डिजीज, मतलब इनकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होगी। तो इम्पोर्टेंट जो पूछे गए हैं नीट में मैक्सिमम, ये नीट पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द कॉलम वगैरह के क्वेश्चन से फ्रेम हो सकता है। तो B1 जो है इसे हम बोलते हैं थियामीन, और बेरी डिफिशियंसी से इसमें डिजीज होती है। B5 को बोलते हैं निएसिन, विटामिन 4D या PP फैक्टर भी बोलते हैं, इसकी डिफिशियंसी से पेलिग्रा हो जाएगा, ओके, गम्स से ब्लीडिंग हो जाएगी। B9 किसकी कमी से होती है, फॉलिक एसिड या फोलेन या विटामिन M भी हम इसे कहते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होगी,
आरबीसी की शेप्स जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कैरियर ढंग से नहीं होगा और एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी। ओके, विटामिन B12 इम्पोर्टेंट है इन सब में, ठीक है। विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामीन हम इसे कहते हैं। परनीसियस एनीमिया, अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? परनीसियस एनीमिया में जो है ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, साइज जो है आरबीसी की रिड्यूस हो जाती है, सेम प्रॉब्लम होगी कि उसमें एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी। ओके, और एक और बात बताऊं मैं, विटामिन इसको कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एब्जॉर्ब करता है स्टोमक के अंदर, ऑक्जेंटिक सेल इसे रिलीज करती है। ओके, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को, और कोस्टल ये ऑक्जेंटिक सेल जो है ये HCl का भी सिक्रेशन करती है। सी, विटामिन सी को सिंपल है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, स्कर्वी, एनीमिया और जॉइंट पेन इसके सिम्टम्स हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, इसमें क्या होता है? रिकेट्स इन चिल्ड्रन और ऑस्ट्रोमेलेशिया जो है एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। तो आप ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस जो है ध्यान रखना आपको। ओके, नीट पर्पज से रिकेट्स और ऑस्ट्रोमेलेशिया, ठीक है। विटामिन ई जो है इसे टोकोफेरॉल भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इसमें। रेटिनॉल, विटामिन ए इज रेटिनॉल, इसमें विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस होगी इससे। विटामिन के जिसे क्या बोला है? मेनाडियोन या फाइलेक्विनोन, दोनों नाम ध्यान रखना है। सीवियर ब्लीडिंग होगी, मतलब कि अगर चोट लग गई तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी और ब्लीडिंग जो है रुकती नहीं है विटामिन के की डिफिशियंसी से। उसके बाद है विटामिन एच, इसे बायोटीन, विटामिन B7 या एंटीविडीन भी कहते हैं, इसमें होगा डर्मिटाइटिस। तो ये सब सिम्टम्स हैं बच्चों, इन डिजीज के नाम हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, पूरा चार्ट ही आपको ध्यान रखना है नीट पर्पज से। ओके, मेज द कॉलम, किसी भी ट्रू फॉल्स किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेम हो सकता है, तो इस पर 5 स्टार में लगा देता हूँ। तो बच्चों ये क्लास जो है मेरी ओवर होती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए एंड करता हूँ मैं सेशन को।